अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं नंबर 4 एंड नंबर 5, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके हवाले से बताइएगा, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए। वहां पे भी बैठे हुए हैं। जी सुमेरा, आप कुछ फरमा रही हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? से पार्शल है। पार्शियल है। पार्शियल है इसलिए पार्शियल है क्योंकि इसके अंदर आप अपान में देखेंगे तो z को हम डेरिवेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, और z को हम डेरिवेट कर रहे हैं विथ पहले x के और फिर z को डेरिवेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे दो हो गए तो इसलिए ये इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अच्छा जी, इसकी ऑर्डर और डिग्री भी बता दीजिए फिर मुझे। सर ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, क्योंकि देखें यहाँ पे देखें मैंने आपको कहा था कि d इज इक्वल टू डावा, मतलब जहां जहां पे मैंने डावा लिखवाया है तो वहां वहां पे d है। अगर डेफिनेशन में मैंने d लिखवा दिया है तो d इज इक्वल टू डावा, सिर्फ सैंपल चेंज है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये पार्शियल है और ये ऑर्डिनरी है। बाकी डावा और d सेम है, दोनों का मतलब डेरिवेटिव है। इसकी देखें यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, मतलब दोनों जगहों पे इसकी पावर 1 ही है, लिहाजा इसका ऑर्डर तो 1 हो गया। अब आप इस वाले का होल पावर ले लीजिए या इस वाले का होल पावर ले लीजिए, अगेन दोनों का होल पावर भी 1 है, तो इसीलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 ही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर इसके ऊपर पावर है 3, होल पावर मैंने दे दी 3, अब मुझे बताइए कि इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है? सर अभी भी इसकी डिग्री 1 ही होगी। नहीं सॉरी सर 3 होगी, डिग्री 3 होगी और ऑर्डर 1 होगा। जी, ऑर्डर सेम है क्योंकि दावा की पावर अभी भी 1 है, दावा की पावर दोनों जगहों पे अभी भी 1 है, मगर क्योंकि हाईएस्ट पावर दोनों में सेम है तो इस वाले की पावर क्या है? 1 है, और इस वाले की पावर 3 है, लिहाजा होल पावर हम ये वाली लेंगे और इसकी डिग्री जो है वो 3 कंसीडर की जाएगी। जी नोमान, डिग्री 3 है, मगर डिग्री की जो आपने स्पेलिंग भेजी है ना वो गलत भेजी है, मगर कोई बात नहीं, डिग्री तो डिग्री होती है। अच्छा जी, आखिरी डावा स्क्वायर u अपॉन डावा x स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर u अपॉन डावा y स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर u अपॉन डावा z स्क्वायर, कौन सा इक्वेशन है, पार्शियल या ऑर्डिनरी? पार्शियल। पार्शियल सर ऑर्डिनरी इसका है। भी बता दीजिए मुझे, एब्जा इसका रीजन भी बता दीजिए मुझे। सर बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इसलिए ऑर्डिनरी है। जी सर जो डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x एक ही है तो ये ऑर्डिनरी होगा। बेटा, आपको ऑर्डिनरी और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अभी भी समझ नहीं आया है, इसलिए मैंने आपसे रीजन पूछा। सर मेरी बात सुनिए, आ गया है समझ। सर देखिए ये मुझे पहले डी ये अपॉन बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमरेटर में लिखा हुआ है या डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, पहले ये बताओ आप मुझे। जी इफ्जा, सर आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमरेटर में लिखा हुआ होता है या डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल इक्वेशन में? डिस्कस करके फिर जवाब देने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट जवाब देना। सर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। कौन सा वाला डिनोमिनेटर में होता है? सर डिपेंडेंट अच्छा मुझे ये बताएं, डिनोमिनेटर कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर नीचे वाला ये है डिनोमिनेटर और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है dx। एग्जैक्टली अब आपको समझ है। अब मुझे बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने लिखे हुए हैं?
सर एक ही लिखा हुआ है, बेटा लेकिन सिर्फ 3 पावर लिखे 3 हैं। है। सर क्यों 3 है, DX लिखा हुआ है सिंपल। dx सर और नंबर ये 5 क्या पर लिखा है। हुआ है? अच्छा सर आप नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो आप कौन सा वाला समझ जी रहे जी हैं? मैं 6 पे मान गई थी। भाई अभी 5 हुआ नहीं तो 6 पे पहुंचा ही नहीं हूं मैं। सर नहीं, अब अगर आप 5 की बात करें तो ये पार्शियल है। मैं 6 की बात करी थी, इसलिए मैं आपको अच्छा, ऑर्डनरी बोल रही थी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसमें बताइए? सर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सर 5 की बात कर रहे हैं ना आप। जी जी 5 की। सर एक ही है। बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। सर सॉरी x सर, 3 है, 3 है, x X Y और y Z, and ठीक मैं है। जरा नेक्स्ट क्लास फिजिकल में आऊं ना तो इसका क्विज लूंगा मैं आपका। सर ले लीजिएगा, मुझे समझ आ गई है। अच्छा चले ठीक है। वैसे कुमेल जो है सबसे पहले आंसर कर चुके हैं इसका। कुमेल वेरी गुड। कुमेल ने पूरा आंसर भेज भेज दिया था पहले ही कि इसकी ये पार्शियल है और ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। पहले इन्होंने गलत लिखा है मगर बाद में सही लिखा है, डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 इसलिए है सर क्योंकि मैं सब, भी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ। जी जी सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया है, सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया है, मगर आपको थोड़ी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे भी काम करने की जरूरत है। अच्छा जी, पावर टू, पावर टू, पावर टू। सो तीनों में डावा की पावर 2 ही है, लिहाजा इसका ऑर्डर तो 2 ही होना है। और क्योंकि तीनों का सेम ही है, हाईएस्ट पावर है तीनों में, तो किसी का भी होल पावर आप कंसीडर कर ले तो वो आपका इसके अंदर डिग्री हो जाएगा। और बाय द वे तीनों का होल पावर भी सेम है, so its degree is 1 and order is 2, and I think we've had enough of degree and order and independent, so we will move on now. ठीक है, सबको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी समझ में ना आया हो? ये नोमान आया समझ? सही, बाकी तीनों ने जवाब दिए, आपने भी कुछ जवाब दिए, क्लियर हो गया आपको? गुड। अच्छा जी, अब एक और चीज की तरफ चलते हैं और इसी को थोड़ा फर्दर एनहेंस करने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा, मुझे लीनियर और नॉन लीनियर समझाना है। आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द टू डिफरेंट टाइप्स। जैसे अभी पार्शियल और ऑर्डिनरी समझाया, बिल्कुल इसी तरह से लीनियर एंड नॉन लीनियर समझाना है मुझे। अब इसमें इफ एल्स की कंडीशन लगती है। लीनियर और नॉन लीनियर समझने के लिए इफ एल्स की कंडीशन लगती है कि अगर गिवन इक्वेशन लीनियर नहीं है तो फिर वो नॉन लीनियर है, और अगर वो लीनियर है तो फिर नॉन लीनियर नहीं। तो लिहाजा डेफिनेशन जो मैं लिखवाऊंगा या जो लेक्चर जिस पे मैं करने लगा हूं वो लीनियर होगा। तो लीनियर की जो प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं 3-4 हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। फिर उनमें से अगर कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक प्रूव नहीं हो रहा होगा तो फिर वो इक्वेशन नॉन लीनियर बन जाएगी। मतलब 4 कंडीशंस हैं, अगर चारों कंडीशंस अगर मीट हो जाती हैं तो फिर वो इक्वेशन लीनियर कहलाएगी। वरना अगर कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है तो वो फिर नॉन लीनियर बन जाएगी। 4 नहीं बल्कि 3 कंडीशंस हैं, एक के अंदर पार्ट 2 कर लेंगे हम। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या खुसूसियात हैं और कैसे हम उनको समझ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज, अगर आपके पास कोई पेन और पेज या कॉपी सामने है तो जो एक एक प्रॉपर्टी में लिखता जा रहा हूं वो अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आपको रेफर करने में आसानी हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने लगे हम कहते हैं कि
an equation is said to be linear if, लिख लेता हूं ये भी आपके लिए, हेडिंग यहां पे लिख लेता हूं थोड़ा ऊपर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर आप जिसे, बोल दें हम नोट कर लेंगे। नहीं ठीक है, बोर्ड पे यहाँ सामने होगा तो ज्यादा बेहतर है, मेरे लिए समझाना आसान हो जाता है। A differential equation, a DE, is said to be linear if, अगर तीन कंडीशंस वो सेटिस्फाई करे। कौन सी तीन कंडीशंस हैं? नंबर 1, पहली कंडीशन इसके अंदर आती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivatives are all of degree 1 only। अब याद रखें कि जो प्रीवियस एग्जांपल्स में आपको करवा रहा था उसमें x y z को हम चेंज कर रहे थे, कभी वो डिपेंडेंट था कभी इंडिपेंडेंट था, मगर अमूमन जनरल तौर पे, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि जनरल तौर पे y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। ज्यादातर बुक्स इस तरह का नॉमेनक्लेचर फॉलो करती है। तो जब भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो वो y ही कंसीडर किया जाता है, अनटिल एंड अनलेस किसी क्वेश्चन में इस तरह से कोई चेंजेस बजाहिर नजर ना आ रही। अगर हमें नजर आ रहा है कि यार y डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो फिर y इंडिपेंडेंट हो गया, वरना वो क्या है? डिपेंडेंट है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivatives are all of degree 1। डिपेंडेंट वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y and all its derivatives, क्योंकि आपको पता है कि dy अपॉन dx एक इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा मर्तबा आ सकते हैं, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल y and all its derivatives should have degree equal to 1। इन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 नहीं हुई, किसी एक की भी डिग्री 1 नहीं होगी, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। और ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने जो अलजेब्रिक इक्वेशन करवाई थी, लीनियर इक्वेशन याद है, उसकी पावर क्या थी? 1। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक करवाई थी तो उसकी पावर 2। तो लिहाजा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो जितनी भी इक्वेशंस मैंने आपको करवाई अभी, उनमें जहां जहां पे डिग्री 1 थी, इसका मतलब था कि ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और याद रखें, पहली कंडीशन के बाद हम डिसीजन नहीं दे देंगे कि बस ये लीनियर है। एक कंडीशन मीट हुई है, बाकी दो कंडीशन चेक करना बाकी है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है the products of y and its derivatives are not present, should not be present। Number 2 is product of y and its derivatives should not be present। मतलब y और dy इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन नहीं दिखनी चाहिए। अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन दिख गई तो फिर वो इक्वेशन जिसमें भी ऐसा हुआ होगा वो लीनियर नहीं होगी। y और dy अपॉन dx अलग होना चाहिए। लेट मी राइट दिस डाउन फॉर यू। लेकिन एक है इस तरह से कि लिखा हुआ है dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। ये ठीक है, ये लीनियर कंडीशन मीट करता है क्योंकि y और dy अपॉन dx अलग अलग लिखे हुए हैं। मगर अगर ऐसा लिखा हुआ हो कहीं पे कि y dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, अब मसला है इसमें। मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पर y और dy आपस में क्या हुए हैं? मल्टीप्लाई हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है? शुड नॉट बी प्रेजेंट।
तो जिस भी इक्वेशन में आपको इन दो टर्म्स की, अकेले y और y के डेरिवेटिव की मल्टीप्लीकेशन नजर आ जाए तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसको बता देना है कि भाई दिस इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये कंडीशन नंबर 2 को मीट नहीं करती, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही इसके अंदर। यहां तक क्लियर है बात? फीडबैक दे दे थोड़ा मुझे, फिर आगे चलते हैं। बोलना पड़ेगा, ये बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। अच्छा जी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर मैं कंडीशन नंबर 3 लिखवा रहा हूं। कंडीशन नंबर 3 में एक वर्ड है, पहले मैं उस वर्ड का आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उसका क्या मतलब है। ट्रांसीडेंटल, किसी को पता है कि वर्ड ट्रांसीडेंटल का क्या मतलब होता है? ट्रांसीडेंटल क्या होता है? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होती है वैसे तो, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन या वैसे ही ट्रांसीडेंटल वर्ड की किसी को मीनिंग पता है या किसी को आइडिया है कि क्या चीज होता है? एनीवन? किसी को नहीं पता? हिफ्जा आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, ट्रांसीडेंटल का मतलब होता है, मैं उस दिन शायद फंक्शंस आपको कुछ पढ़ाए थे, मुझे याद आ रहा है, या आई डोंट नो कैलकुलस में पढ़ाए थे या आपको पढ़ाए थे। देखिए एक टर्म है साइन एक्स, एक टर्म है साइन एक्स, दूसरा टर्म है ई पावर एक्स, तीसरा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चौथा टर्म है ln x। ये 4 डिफरेंट फंक्शंस मैंने लिख के दिखाए हैं आपको। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। अगर मैं ऐसा फंक्शन लिखूं जहां पे मुझे नजर आए कि f ऑफ x बराबर है e पावर x साइन x, या f ऑफ x बराबर है x ln x, या f ऑफ x बराबर है इन सारों के कॉम्बिनेशन के, मतलब साइन x ln x फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ जो बच गया है e पावर x। तो जब भी ये जो 4 फंक्शंस मैंने इधर लिखे हैं, इन 4 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन जहां पे भी आ जाए तो वो कॉम्बिनेशन ट्रांसीडेंटल कहलाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल कहीं साथ आए हुए हैं, या एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कहीं पे साथ आए हुए हैं, या अलजेब्रिक और लॉगरिथम या अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में आए हुए हैं, तो वो ट्रांसीडेंटल टर्म कहलाएगा। इनमें से कोई 2 या 3 या चारों जब एक साथ आ जाएं तो उस वक्त उस इक्वेशन को या उस फंक्शन को ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन क्या है? लीनियर इक्वेशन की थर्ड प्रॉपर्टी के साथ इसका कनेक्शन ये है कि नंबर 3 उसके अंदर है कैरेक्टरिस्टिक या कंडीशन कि नो ट्रांसीडेंटल function of y or its derivative is present. No transcendental function of y or its derivative is present. ना तो y का कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन होना चाहिए, ना ही कोई dy अपॉन dx का ट्रांसीडेंटल फंक्शन होना चाहिए, मगर x का अगर हो तो कोई मसला नहीं है। ये याद रखिएगा, ये मैं बता रहा हूं, आगे ये बात आएगी भी, फिर से मेंशन करूंगा मैं। मतलब ये कह रहा है कि e पावर y मल्टीप्लाइड बाय साइन y, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मगर अगर इसकी जगह पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि e पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन x, तो ये ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रांसीडेंटल फंक्शन है x का और ये वाला ट्रांसीडेंटल फंक्शन है y का, और
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किसका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए? y का नहीं होना चाहिए। बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से किसी का भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं एग्जांपल्स की तरफ चलूं। फीडबैक दे दे थोड़ा मुझे। अच्छा जी, आ गया समझ में? अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़े से इसके दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं और साथ साथ में आपको दूसरी इक्वेशन भी दिखा दूं, नॉन लीनियर भी दिखा दूं। ये दो एग्जांपल्स हैं, पहले वाले एग्जांपल को देख लीजिए और तीनों जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं वो तीनों प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई करके देख लें। इस वाले पे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। y और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो देखें डेरिवेटिव्स की डिग्री क्या है यहाँ पे? 1। यहाँ पे भी डिग्री क्या है? 1। और y की भी डिग्री क्या है? 1। तो तीनों की डिग्री 1 है, लिहाजा पहली कंडीशन मीट हो गई। dy अपॉन dx की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। अब आ जाइए कंडीशन नंबर 2 पे, जहां पे हमने कहा था कि y और dy अपॉन dx इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नजर नहीं आनी चाहिए। तो इस पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी y और dy अपॉन dx आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुए हुए। अलबत्ता 2 और 5 जरूर मल्टीप्लाई हुए हुए, मगर उससे हमारा कंसर्न नहीं है। तो कंडीशन नंबर 2 भी मीट हो गई। कंडीशन नंबर 3 में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यहाँ पे कोई नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा वगैरह वगैरह सारी सारी चीजें नहीं है इसमें। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, अब आ जाइए दूसरे वाले पे। अगेन इसकी डिग्री चेक कर लें। इसकी डिग्री 1 है कंडीशन नंबर 1 में, यहाँ पे y की डिग्री भी 1 है, दोनों की डिग्री 1 है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 y और dy अपॉन dx की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट नहीं है। y अलग लिखा हुआ है, dy अपॉन dx अलग लिखा हुआ है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन नंबर 3 में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसेंडेंटल यहाँ पर फंक्शन है। भी मौजूद नहीं है। cos x जरूर मौजूद है, मगर cos x अकेला है, प्लस ये x का है, y का भी नहीं है। और ट्रांसेंडेंटल हमने कहा था कि y का नहीं होना चाहिए, x का अगर ट्रांसेंडेंटल है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट लीनियर। जो इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, जैसे मैंने कहा था कि इफ एल्स वाली कंडीशन है, जो इक्वेशन लीनियर नहीं होगा दैट विल बी नॉन लीनियर। एग्जांपल दिखा देता हूं इधर में, उसका रीजन भी है। पहला इक्वेशन आप देख लें। पहले इक्वेशन के अंदर कंडीशन पहली देखें तो हमने कहा था कि y और dy अपॉन dx की पावर 1 होनी चाहिए। dy अपॉन dx की तो पावर 1 है, मगर y की पावर क्या है? 2 है। लिहाजा हम कहेंगे, इसके रीजन में हम क्या कहेंगे? इसके रीजन में हम कहेंगे कि पावर ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई ये इक्वेशन क्या है? नॉन लीनियर है। तो क्योंकि एक कंडीशन भी, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो बाकी कंडीशंस इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। हमें सिर्फ ऐसी कंडीशन कोई भी एक ढूंढनी जो कि सेटिस्फाई ना हो, फिर हमारा काम हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 में अगर आप देखें तो पावर क्या है? डिग्री क्या है यहाँ पे? 1। इसकी भी डिग्री 1, यहाँ पे y की भी डिग्री 1, और यहाँ पे जो y लिखा हुआ है
इसकी डिग्री भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डिग्री वाली इक्वेशन जो है, जी कुमेल कुछ कह रहे हैं आप बेटा? इसमें y तो मल्टीप्लाई हो रहा है सर, dy dx के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें तो। आपकी आवाज कम आ रही है, मैसेज करते काइंडली। अच्छा जी, तो तीनों की जो डिग्री है चारों टर्म्स की वो तो 1 है, मतलब कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है, मगर प्रॉब्लम है कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई होने में। आप यहाँ पे चेक करें तो ये जो टर्म है ये प्रॉब्लमेस्टिक टर्म है, इसमें y और dy अपॉन dx इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये कंडीशन नंबर 2 की वायलेशन है, जिसमें कहा गया था कि there should not be any product present for y and dy upon dx। तो हम कहेंगे क्योंकि 7y dy upon dx इन्वॉल्व है, लिहाजा ये दूसरा वाला इक्वेशन भी लीनियर नहीं है। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन में सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गया, x और y दोनों एक साथ आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इसका ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अलजेब्रा के अंदर बीच में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो लिहाजा इट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, नंबर 4 पे अगर आप आए तो नंबर 4 में क्या मसला है, इसकी जो होल पावर है, इस वाले टर्म की होल पावर 3 है, जो कि नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए इधर, जैसे यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। होपफुली आपको लीनियर इक्वेशन होना और लीनियर इक्वेशन ना होना, लीनियर एंड नॉन लीनियर, दैट इज आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, साद ने कहा है यस सर, बाकी लोग भी बता दें भाई, बोल दें जल्दी जल्दी से बोल दें। हसनैन आपको समझ में आई ये बात? कुमैल, जी कुमैल को भी समझ में आ गया, हसनैन को भी समझ में आ गया। व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी कौन है? हिफ्जा आपको क्लियर है? सुमेरा, नुमान? अच्छा जी, तो एक और माइलस्टोन ऐसे समझ लें कि आपने अचीव कर लिया, बेसिक्स में लीनियर और नॉन लीनियर की पहचान आपको आ गई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी को पहचानना। जब आपको लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी की पहचान आ जाती है तो उसके बाद हम दूसरी चीजें करते हैं। बेटा मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, वही लीनियर और नॉन लीनियर की डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स सॉरी बता रहा था मैं नुमान। तो उसके एग्जांपल्स में हमने ये कहा है कि अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो रही हो तो फिर वो लीनियर नहीं रहेगा, इक्वेशन नॉन लीनियर बन जाएगा। अच्छा जी, नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। इसका असाइनमेंट 1 आपके पास आएगा इस हवाले से, ये जो चीजें मैंने आज करवाई हैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट 1 की मैं कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा, अगर अभी नहीं दूंगा वो एक अगले हफ्ते शायद आपको असाइनमेंट 1 दूं, उसके अंदर ये वाली चीजें इंक्लूड करूंगा मैं। सर असाइनमेंट 1 तो आपने लास्ट वीक दिया था ना? यूं समझ लें कि स्टार्ट हुआ हुआ है असाइनमेंट 1, उसका फीडबैक तो सर नहीं, ये असाइनमेंट 2 करें, अब हमने वो तो असाइनमेंट 1 के नाम से बना लिया है। नहीं, अब इतना भी नहीं है कि असाइनमेंट 1 में एक दिन छोटी सी चीज दे दूं मैं, असल टॉपिक को मैंने दिया ही है, तो वो पार्ट ऑफ असाइनमेंट 1 है बेटा, ऐसे ना करें, ये गलत बात हो जाएगी। सर उसने सर आपने बाद में मना कर लिया था सर, आपने जी आपने कहा असाइनमेंट 1 बाद में दूंगा, क्या कह रहे हैं बाद आप? में आपने मना कर लिया था, ये असाइनमेंट 1 नहीं है, हाँ मैंने कुछ इसकी तरह से कहा था कि वो असाइनमेंट आपने 1 मना पे कर लिया ना था सर करें, फिर। असाइनमेंट 0 कर लें, अगर असाइनमेंट 1 आप कर भी रहे हैं तो उसमें कर लें, मगर असाइनमेंट 1 का जो एक्चुअल पार्ट है वो अभी मैंने देने हैं, वो एक्चुअल पार्ट यहाँ से आएंगे जो मैं ये चीजें करवा सर रहा हूँ। असाइनमेंट 1 एक कर देते।
वो क्वेश्चन क्या था मुझे ये बताएं, उसमें कहा क्या था मैंने करने को, मुझे तो याद नहीं है। नंबर सिस्टम सैम्पल। अच्छा नंबर सिस्टम ना, वो नंबर सिस्टम आज मैंने पढ़ाया है कैलकुलस में, उसकी वीडियो शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, सही है? ठीक। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आज तो बड़े डिटेल में पढ़ाया मैंने कैलकुलस में सुबह यहाँ पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपलोड करूंगा तो शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा उसको। सर फिर ये असाइनमेंट 1 होगा 2 होगा? भाई ये असाइनमेंट 1 है, जब तक मैं असाइनमेंट 2 ना बोलूँ ना तब तक असाइनमेंट 1 ही है। ठीक हो गया? ओके। ओके अच्छा जी, तो अब चलते हैं एक और चीज की तरफ। लेट्स सी के व्हाट कैन बी प्रोड्यूस इन दैट। अच्छा ये मेरे पास बड़ी पुरानी एक पीपीटी पड़ी हुई है जो मैंने पहली बार ये पढ़ाया था डिफरेंट इक्वेशन, तो तब मैंने ये डाउनलोड की थी, तो वो अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है, आपको भी ऑनलाइन मिल जाएगी वरना मैं आपको भेज दूंगा। तो इससे बेसिकली मुझे दो चीजें आपको करानी है, और क्योंकि आज ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो इसलिए ये प्रेजेंटेशन से मैं करवा रहा हूँ ताकि ये प्रेजेंटेशन फिर आपके साथ शेयर भी कर दूँ। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दो चीजों का जो इंट्रोडक्शन है या जो स्टार्ट है, इन दोनों चीजों को मैंने करवाना है। फॉर्मेशन पहले पूरी करवानी है, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास अगर टाइम है तो सॉल्यूशन आज स्टार्ट कर लेंगे, वरना फिर सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। और याद रखें कि सॉल्यूशन का मतलब ये है कि फिर जब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो फिर हमेशा सॉल्यूशन ही चलता रहेगा। तो जितनी भी बेसिक चीजें थी वो सारी मैंने आज अभी ये जो 2 सेशंस हुए हैं हमारे, उनमें मैंने आपको कवर करा दिए। दो चीजें जो रहती हैं वो है एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी जो कि कंटिन्यूअसली चलती रहेगी फिर थ्रू आउट द कोर्स, वो है सॉल्यूशन। तो पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझा दूं और करवा दूं, फिर हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और याद करें मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि to form a differential equation means to derivate the given algebraic equation, या जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को डेरिवेट अगर हम करें तो उसका मतलब होता है कि हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। बुनियादी तौर पे सॉल्यूशन के अंदर इंटीग्रेशन हो रही होती है, अलबत्ता उसमें आगे जाके इंटीग्रेशन के साथ फ्लेवर्स दूसरे भी ऐड होते जाएंगे, बट अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन करनी होगी। तो दो चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, फॉर्मेशन का मतलब होता है डेरिवेट करना, और सॉल्यूशन का मतलब होगा इंटीग्रेट करना। ठीक है जी। अब डेरिवेट करने में भी एक और चीज है उसमें, कि डेरिवेट कितनी बार करेंगे और कब तक करते रहेंगे बुनियादी तौर पे डेरिवेट, तो उसकी एक लॉजिक है जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। मतलब वो जो अभी मैं इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा उसके अंदर आपको ये समझ आ जाएगी कि कितनी मर्तबा हम इस चीज को डेरिवेट कर सकते हैं। बाकी इंटीग्रेशन के जो डिफरेंट फ्लेवर्स आएंगे, डिफरेंट मेथड्स आएंगे, उन डिफरेंट फ्लेवर्स और मेथड्स को we will keep on continuously throughout the course, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा जी, मैंने आपको बुनियादी बात तो बता दी कि फॉर्मेशन कैसे होगी। मैथमेटिकली एक चीज ये लिखी हुई है, ये आपके काम की नहीं है, इस वक्त मैं इस चीज को कंसीडर नहीं करवा रहा हूँ आपको ये बात मैं बताऊंगा एप्लीकेशन के अंदर अभी, वरना ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें मैं अभी नहीं जाना चाह रहा। तो मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाएगी, तो हम कहते हैं कि व्हेन
arbitrary constants are eliminated from a given function. जो भी फंक्शन गिवन है जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं उसमें जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं वो कांस्टेंट, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है इसको भी आप छोड़ दें फिलहाल, तो हम कहते हैं कांस्टेंट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द गिवन फंक्शन। तो डेरिवेशन करने का मतलब होता है कि कांस्टेंट क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और फॉर्मेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, कांस्टेंट्स को रिमूव कर रहे होते हैं या एलिमिनेट कर रहे होते हैं। लिहाजा एलिमिनेशन और द रिमूविंग ऑफ द कांस्टेंट्स मींस डेरिवेट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ठीक है जी, अब इसको मैं लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड में, आपको वहां पे इसको समझाता हूँ ताकि क्लियरली ये बात आपको समझ में आ जाए कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू बेसिकली। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू a sin x, आई सपोज, या a sin x प्लस b cos x, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में a और b कांस्टेंट हैं, याद रखिएगा, ये a और b क्या हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं। हमें कहा जा रहा है कि इस गिवन फंक्शन से क्या कीजिए, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कहा था कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को बार बार डी लिखूंगा। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन फंक्शन है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली पहली फुर्सत में हमें क्या करना है, डेरिवेशन करनी है। हम कहेंगे डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स, डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स। तो डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स का मतलब क्या होता है, हम लिखेंगे d अपॉन dx। अच्छा यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो हम कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस फंक्शन में क्या है, x है। cos और sin किसकी वैल्यूज ले रहे हैं, x की वैल्यूज ले रहे हैं। तो d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx a sin x प्लस b cos x। ठीक है जी, अब आपको पता है कि पहला ये हो जाएगा dy अपॉन dx, this becomes dy upon dx इक्वल टू, ये दो टर्म्स हैं, आपको पता है, आपको बुनियादी डेरिवेटिव का उसूल पता होगा कि जब भी प्लस होता है बीच में तो हम डेरिवेटिव दोनों टर्म्स की अलग अलग करते हैं। आई होप कि कैलकुलस सबका पढ़ा हुआ है, या अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो ये बुनियादी डेरिवेशन की बात है कि a sin x को अलग डेरिवेट करेंगे, b cos x को अलग डेरिवेट करेंगे। तो ये हो जाएगा d अपॉन dx a sin x प्लस d अपॉन dx b cos x। ठीक है जी, अच्छा dy अपॉन dx बराबर हो गया, a कोएफिशिएंट है बाहर रहेगा, sin x का डेरिवेशन हो जाएगा cos x। ठीक है जी, प्लस b कोएफिशिएंट है बाहर रहेगा, cos x का डेरिवेशन हो जाएगा माइनस sin x। ये फार्मूला है, sin x और cos x का डेरिवेशन जो है वो बिल्ट इन फार्मूला है इसका, वो मैंने यूज किया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या मिली है, डेरिवेट करने के बाद dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x।